हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। पिछले क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। और जो इकोनॉमिक्स थे उसके क्षेत्र ही बताए गए थे कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तीन क्षेत्र, मतलब इकोनॉमिक्स को तीन क्षेत्र में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हमने और बताया था कि जो मतलब अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को हमने तीन भागों में बांटा था। पहला भाग था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा था सामाजिक अर्थव्यवस्था और तीसरा था मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। देखिए, जनरली जो इकोनॉमिक्स है उसके जो पिता हैं, यानी कि पिता के तौर पे एडम स्मिथ को माना गया है, ठीक है। यानी कि जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के पिता किसको माना गया है? एडम स्मिथ को, ठीक है। लेकिन जो एक नाम आता है रेगनर फ्रिश, ठीक है। नाम क्या आता है? रेगनर फ्रिश, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इनका जन्म 1895 में हुआ था। तो जिन्होंने 1933 ईस्वी में क्या किया? जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। रेगनर फिश ने 1933 ईस्वी में जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। अब वो क्या क्या था? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो रेगनर फिश थे, रेगनर फिश ने क्या किया? इकोनॉमिक्स को 1933 ईस्वी में दो भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला क्या था? माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी होता है समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर? तो जो रेगनर फिश थे, रेगनर फिश ने क्या किया? 1933 ईस्वी में उन्होंने अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा। एक था माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा था मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इन दोनों बातों को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा डीपली जाए, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि से ऐसे ही पता चलता है कि किसी मतलब माइक्रो का हिंदी क्या होता है? छोटा, सूक्ष्म, ठीक है। तो अगर हम किसी छोटे अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, छोटा का मतलब है किसी एक मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति के, किसी एक छोटे व्यवसायी के बारे में बात करें, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जो माइक्रो है, माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के माइक्रोस से हुआ था, ठीक है। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ था? तो ग्रीक भाषा के माइक्रोस से हुआ था, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म। अब सूक्ष्म का मतलब तो समझते होंगे कि सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? तो सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, ठीक है। यानी कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? तो किसी छोटे व्यवसाय या फिर छोटे स्तर के अर्थव्यवस्था के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? दूसरा क्या होता है? दूसरा उन्होंने बांटा मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का ये भी ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से, ठीक है। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये भी ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है विशाल। विशाल का मतलब बड़ा, ठीक है। विशाल का मतलब बड़ा। तो अब अर्थ आप क्लियर कर सकते हैं, अर्थ आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होगा कि किसी बड़े अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम एक व्यवसायी हैं, ठीक है। हम एक क्या है? व्यवसायी हैं। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए, हमारी या फिर हमारे मतलब आसपास की जो अर्थव्यवस्था है उसके अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाए तो उसको हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन वही अगर हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में ध्यान दें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इससे मतलब किसी भी देश का या फिर किसी भी क्षेत्र पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर हमारी आय कम होती है तो पूरे देश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारा बिजनेस चौपट होता है तो पूरे देश पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पूरे देश की आय कम हो जाए तो हम पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर पूरे देश की इनकम चौपट हो जाए तो हम पे इफेक्ट पड़ेगा,
ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा और छोटा का मतलब क्या होता है? तो अगर हम किसी एक व्यवसायी या फिर किसी एक इकाई के अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो उसको कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और अगर पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, ठीक है, पूरे देश की आय के बारे में बात करें, रोजगार के बारे में बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? तो रेगनर फ्रिश ने क्या किया? 1933 ईस्वी में उन्होंने जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। अब देखिए इस कार्य के लिए यानी कि इन्होंने क्या किया, मतलब जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को दो भाग में बांटा। इसी कार्य के लिए उनको 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र में सबसे पहला नोबेल मिला था। क्लियर? इसी कार्य के लिए उनको 1969 में अर्थशास्त्र का सबसे पहला नोबेल मिला था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ठीक है। यानी कि जो आर्थिक विकास है, अर्थशास्त्र का जो विकास है उसके बारे में हमको बात करना है। अर्थशास्त्र का विकास कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो अर्थशास्त्र का विकास है वो कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, कोई एक दिन या एक रात की प्रक्रिया नहीं है कि एक दिन या एक रात में हम करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि जो आर्थिक विकास होता है उसकी प्रक्रिया धीमे धीमे चलती है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था उससे पहले 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने भारत पे अपना शासन किया था। लगभग 200 वर्षों तक जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, ठीक है। और भारत को मतलब जो सोने की चिड़िया कहलाती थी उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ठीक है। उन्होंने फूट डालो और शासन की नीति अपनाई और पूरे भारत में मतलब पूरे भारत को इस तरह से लूटा कि फिर भारत अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश के जो लोग थे, जो हमारे देश के जैसे जो भी नेता लोग थे, उन लोगों के सामने एक समस्या थी कि आखिर भारत का विकास कैसे हो, इसकी आर्थिक विकास कैसे हो, ठीक है। तो आर्थिक विकास करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक आयोग का गठन किया, ठीक है, जिसका नाम था योजना आयोग, ठीक है। उन्होंने क्या किया, 15 मार्च 1950 में भारत में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था योजना आयोग, ठीक है। अब ये योजना का काम क्या था, तो योजना आयोग का काम था कि भारत के लिए 5 वर्षों के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ कितना संसाधन लगाना है, मतलब कैसे भी करके भारत को डेवलपमेंट की ओर बढ़ाना है जिससे भारत की आर्थिक विकास हो सके, ठीक है। तो इस जो मतलब योजना आयोग था, योजना आयोग का काम क्या था, तो काम था कि अगर भारत में मतलब जो भी हो रहा है, ठीक है, जैसे भी करके भारत को हमें विकसित करना है, विकास इसके मतलब जो आर्थिक विकास से आर्थिक विकास को मतलब लक्ष्य जो भी होता है उसको प्राप्त करना है, ठीक है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ, 15 मार्च 1950 में, ठीक है। अब इस योजना आयोग के तहत भारत में कुछ योजनाएं लागू की गई, ठीक है, कुछ योजनाएं बनाई गई, हर एक 5 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और उन पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हमने क्या किया, भारत को मतलब आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का काम किया, ठीक है। तो 15 मार्च 1950 में जो योजना बना, ठीक है, तो उससे 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, ठीक है। 1951 से 1956 तक क्या हुआ, पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और उसमें जो कृषि है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए कहा गया कि अगर कृषि पे विशेष ध्यान दिया जाता है तो शायद हमारे यहाँ के लोग कृषि करके अच्छा इनकम कमा सकते हैं और फिर अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी जो 1951 से 1956 तक चला था उसमें कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था, ठीक है।
यानी कि योजनाओं का काम क्या होता है? योजनाओं का काम होता है कि अपने भारत देश के लिए जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करना, ठीक है, और 5 वर्षों के अंदर किस आइटम पे कितना खर्चा करना है, कितना मतलब नहीं करना है, क्या करना है, वो सब कुछ तय करना किसका काम होता है? योजना आयोग का, ठीक है। तो 1950 में 15 मार्च 1950 में हमारे देश में योजना आयोग का गठन हुआ, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, मतलब उस योजना आयोग के तहत जो भारत के लोग थे, जो भारत के जो शीर्ष पे थे, उन्होंने क्या किया, भारत को डेवलप करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो भारत में विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए हमने ये सब किया, ठीक है। अब हम ये जानेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है और आर्थिक वृद्धि क्या होती है। क्लियर? क्या देखेंगे? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। क्लियर? हम लोग क्या देखेंगे? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि देखेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां समझने बात यह है कि अगर हम बात करते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि की, वैसे तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा भी नहीं। अगर आप विकास की जगह वृद्धि लगा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वृद्धि की जगह विकास लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये दो वर्ड हैं, अगर ये दो शब्द हैं, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही होगा, कंफर्म है, ठीक है। अगर दो वर्ड अब बन रहे हैं तो दोनों वर्ड में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो आइए बताते हैं आप इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है, ठीक है। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ, ये किसके बारे में बात हो रही है? तो आर्थिक डेवलपमेंट और आर्थिक ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आर्थिक विकास पे, ठीक है। आर्थिक विकास में, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है कि जब कोई देश अपने हर एक क्षेत्र में विकास करता है, ठीक है, जैसे शिक्षा में, जो स्वास्थ्य है उसमें, ठीक है, जो परिवहन है उसमें, यानी कि जो देश के हर एक क्षेत्र में अगर वो विकास करता है तो उसको हम कहेंगे आर्थिक विकास, ठीक है। और आर्थिक वृद्धि का मतलब क्या होता है? कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो कुछ लक्ष्यों को हासिल कर चुके होते हैं, जैसे उसके यहाँ स्वास्थ्य समस्या नहीं है, ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देगा। हो सकता है कि उसके यहाँ यातायात सब कुछ कंप्लीट है तो परिवहन पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही बाकी है, ठीक है। चलिए आपको एक उदाहरण समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पिता और उनके भाई, मान लीजिए आपके चाचा जो भी होंगे, ठीक है, दोनों ही एक ही मतलब पिता के पुत्र हैं, ठीक है। अब दोनों का टारगेट ये है कि हमको अपने परिवार को यहां तक पहुंचाना है, यहां से उन्होंने शुरू किया है दोनों, ठीक है। और इनका टारगेट क्या है? दोनों का टारगेट है कि अपने परिवार की स्थिति को यहां तक लाके कंप्लीट कर देना है, ठीक है। अब क्या होता है, अब आपके जो चाचा जी हैं उन्होंने क्या किया? बहुत पैसा कमाया, ठीक है, और उन्होंने ये लक्ष्य हासिल कर लिया, ठीक है। लेकिन अब आपके पिताजी हैं, वो अगर कमा रहे हैं तो मान लीजिए कुछ आपके पढ़ाने में खर्चा हो गया, कुछ हो सकता है कि मतलब स्वास्थ्य में खर्चा हो गया, तो अभी भी वो क्या मतलब इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए हैं, ठीक है, अभी वो रास्ते में है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर आपके चाचा जी अब कमाएंगे तो उनके पास अब पैसा बचेगा, ठीक है, तो उनका पैसा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके पापा जी कमाते हैं तो पापा जी कमाएंगे तो क्या होगा? तो पापा जी कमाएंगे तो अभी भी उनको टारगेट करना है ना भाई पूरा, तो अभी वो टारगेट पूरा करने में ही लगे हैं। तो ये क्या है, अगर आपके पापा जी अब कमाते हैं तो अभी भी विकास करेंगे, ठीक है, यानी कि वो अभी टारगेट पूरा करने में लगे हैं, जबकि आपके चाचा जी का क्या हो गया है? टारगेट पूरा हो चुका है, अब जो कमाएंगे वो रखेंगे, बढ़ेगा उनका। तो ये होता है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, ठीक है। यानी कि अगर हम अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाए हैं तो हम तो कमाएंगे तो टारगेट ना पूरा करेंगे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति टारगेट पूरा कर चुका है, यहां तक पहुंच चुका है, तो अगर वो कमाएगा तो क्या करेगा? वो अब उसका बचेगा, तो उसके मतलब अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपके घर पे गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो अब अगर आप कमाते हैं तो क्या होगा? जितना आएगा उतना तो वृद्धि हुआ। लेकिन किसी गरीब के घर देखिए, अगर वो कमाता है तो खाने का सोचेगा,
हो सकता है कि और कमाए तो सोचे घर बनवाया जाए, और कमाएगा तो हो सकता है कि सोचे कि कुछ गाड़ी खरीद लिया जाए। मतलब कि अभी वो आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उसी में लगा रहेगा, जबकि आपके पास अब सब कुछ है। अब अगर आप कमाते हैं तो आपका बढ़ रहा है। तो ये क्या है, ये आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास है। ठीक है, यानी कि जनरली देखा जाए तो आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग, जो हम आर्थिक वृद्धि का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम विकसित देशों के लिए करते हैं। क्लियर? आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग कहां करेंगे, तो विकसित देशों के साथ हम आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आर्थिक विकास का अगर बात करें, आर्थिक विकास का, तो ये किन देशों के साथ होगा भाई, तो आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए होता है। क्लियर? आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग किसके लिए होगा, तो विकासशील देशों के लिए होगा, और आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए होगा, जिन्होंने सब कुछ टारगेट पूरा कर चुका है और अब वो जो कमा रहे हैं, जो भी उनका इनकम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग अभी कमा रहे हैं तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोग आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए हम आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। आगे एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्लियर? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए। ठीक है, लेकिन इसका मतलब समझने से पहले आप लोगों को कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या समझना है, तो समझना यह है कि हम लोग जो अपने संसाधनों को यूज करते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वगैरह जो भी हो गया, ठीक है, हम लोग उसका जो यूज करते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, अब समझना क्या है, तो समझना ये है कि हम जो संसाधन यूज करते हैं वो कितना ज्यादा यूज करते हैं, कितना करना चाहिए। ठीक है, हमको एक प्लान बनाना चाहिए कि हमारे जो संसाधन है उसको कितना में हमको यूज करना है। जैसे बहुत लोग देखते हैं कि अगर बाइक चलाते हैं, बाइक चला के जाते हैं, तो जो क्रॉसिंग होता है, रेलवे क्रॉसिंग, वहां पे अगर रेलवे क्रॉसिंग लगा हुआ है तो वहां पे जाके अगर बाइक को स्टॉप करते हैं तो वहां पे बाइक को बंद नहीं करते हैं, उसका इंजन चालू रखते हैं, जिससे क्या होता है, जो संसाधन है वो उसकी खत्म, मतलब जो संसाधन है उसका दुरुपयोग होता है। ठीक है, यानी कि अभी वहां हमको कोई काम नहीं है, वहां पे हमको स्टॉप होना है, तो इसका मतलब कि हम अपना जो इंजन है, इंजन को बंद रखें, न कि चालू रखें। अगर हम उसको चालू रखते हैं तो क्या होगा, मतलब उसका दुरुपयोग है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ये मतलब खत्म होने वाला नहीं है, जितना यूज करना है कर लीजिए। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं वो गलत सोचते हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम है या फिर जो कोयला है, जो भी है, जो भी ईंधन है, वो सब समाप्य है, समाप्त हो सकते हैं। तो आप उसको इस तरह से यूज करें, अगर उसका यूज है तो आप यूज करिए, यूज नहीं है तो उसको यूज ना करिए। ठीक है, चलिए अब सतत विकास के बारे में बात करते हैं। सतत विकास का मतलब क्या होता है, ये मत सोचिए कि हम सिर्फ हम यूज कर रहे हैं तो हम ही यूज करके रह जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अपने जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आपके बाद जो भी आपके वंशज होंगे, कभी उनके बारे में सोचा करिए कि अगर ये हम खत्म कर देंगे तो उनका क्या होगा। कभी सोचे हैं आप कि जो हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम है या फिर कोयला है या फिर जो भी ईंधन है, उसका हम जितना तेजी से यूज कर रहे हैं, अगर हम ऐसे यूज करते रहे तो मात्र कुछ ही वर्षों के बाद ये सभी का सभी खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारे बाद जो भी लोग आएंगे, हमारे जो वंशज आएंगे, वो इस यूज से मतलब उसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज का यूज करते हैं, किसी भी ईंधन का यूज करते हैं, तो उसको सोच समझ के यूज करिए। ठीक है, सतत विकास का मतलब क्या होता है, तो हमारे जो भविष्य में आने वाले वंशज हैं, यानी कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, आने वाला भविष्य में जो डेवलपमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने विकास की क्रियाक्रम को जारी रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम अभी का जो विकास है उसको जारी रख सके, उसी को बोलते हैं सतत विकास। क्लियर है?
सतत विकास का मतलब कि हमारा जो भविष्य आने वाला है, आने वाले भविष्य की हम बारे में सोचें, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अभी का जो विकास है इसको भी स्टॉप नहीं करना। ये नहीं कि अब हम अपने वंशज के लिए छोड़ दें एकदम मतलब पूरा अपना छोड़ दें, ये नहीं, ठीक है। जो आने वाला समय है उसको ध्यान में रखते हुए कि कुछ बचा के रखा जाए कि उन लोगों के काम आएगा, ठीक है। अपना विकास जारी रखना क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है, ठीक है। उसी के दौरान एक इंक्लूसिव जो समावेशी विकास आता है जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्लियर? क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है कि समाज का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का या किसी भी समुदाय का, किसी भी क्षेत्र का, यानी कि कैसा भी हो, सबका विकास होना चाहिए। यानी कि इंक्लूसिव का मतलब का समावेशी, और समावेशी का मतलब होता है कि सबका, ठीक है। तो इंक्लूसिव विकास मतलब जो समावेशी विकास है उसका मतलब क्या होता है कि समाज के हर एक व्यक्ति, हर एक धर्म, हर एक कस्बा, सबका एक साथ विकास हो, उसी को हम बोलते हैं समावेशी विकास। अब उसमें कोई भी जाति, कोई भी धर्म या फिर कोई भी समुदाय मतलब विकास से वंचित न रहे, यानी कि समाज के हर एक मतलब जो वर्ग हैं, हर एक वर्ग का विकास हो, उसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी कि समावेशी विकास, ठीक है। आइए हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन की। आर्थिक नियोजन की, ठीक है। आर्थिक नियोजन नहीं कि इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। सबसे पहले बात करेंगे कि ये आर्थिक नियोजन होता क्या है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए अगर हम इसको दो भागों में बांट दें, पहला आर्थिक और दूसरा नियोजन, ठीक है, तो आसानी से साथ समझ में आ जाए। अगर ये दो मतलब इस वर्ड को अगर हम दो भाग में बांट दें, आर्थिक और नियोजन के भाग में, तो शायद आसानी होगी समझने में, ठीक है। तो आर्थिक का मतलब क्या होता है? आर्थिक का मतलब कि हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं वो, ठीक है। और नियोजन का मतलब है, नियोजन का मतलब होता है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में मतलब कि पूरी योजना बना लेना कि इसको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस तरह से करना है। तो अगर हम अपनी आर्थिक क्रियाओं के बारे में एक योजना तैयार करते हैं कि इसको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, तो उसी को हम बोलेंगे आर्थिक नियोजन। बात समझ में आई? पल्ले पड़ी नहीं? आइए, अगर हम आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, यानी कि हमारे भारत देश में बहुत सारे संसाधन होंगे, ठीक है, बहुत सारे संसाधन होंगे। उन संसाधनों का अगर उचित और सदुपयोग करते हैं तो वही हमारा आर्थिक नियोजन है। जो हमारे भारत देश में जो भी संसाधन है, संसाधनों का अगर हम अच्छे तरीके से यूज करते हैं और सदुपयोग करते हैं, अगर दुरुपयोग करेंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा। अगर हम अपने संसाधनों का अच्छे तरीके से उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं, तो वही समझिए क्या है? आर्थिक नियोजन है। यानी कि हम एक प्लान तैयार करते हैं कि हमको किस क्षेत्र में कितना संसाधन देना है, किस क्षेत्र में कितना देना है, तो वो क्या है? एक प्लान बन गया ना कि हमको इस क्षेत्र में इतना देना है और इस क्षेत्र में इतना संसाधन देना है, ठीक है। तो अगर हम एक प्लान के तहत काम करते हैं अपने आर्थिक विकास पे, तो उसी को बोलते हैं आर्थिक नियोजन, ठीक है। और वही बताए थे कि हमारे भारत देश में 15 मार्च कब 1950 में भारत में क्या हुआ था? एक योजना आयोग का गठन हुआ था जो कि ये प्लानिंग संबंधी कार्य करती है, ठीक है। 15 मार्च 1950 में भारत में एक योजना का गठन हुआ था जो कि भारत के लिए हर एक 5 वर्षों के लिए योजना बनाती है कि भारत में किस तरह से विकास हो, किस तरह से आर्थिक विकास किया जाए, ठीक है। लेकिन इस योजना आयोग को 1950 वाली जो योजना बनी थी उसको 2015 में 1 जनवरी
2015 में भंग करके, ठीक है, एक नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग। अब ये नीति आयोग क्या है? तो देखिए, जैसे ये योजना आयोग था, जैसा मतलब काम योजना आयोग करता था, वैसा ही काम अब ये नीति आयोग करने लगा है। यानी कि भारत के लिए ये भी क्या कर रहा है? भारत के लिए योजनाएं तैयार करना इसका भी काम है, ठीक है, कि भारत के लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए, भारत के विकास के लिए कैसी कैसी योजनाएं बनानी है, ये अब किसका काम हो गया है? नीति आयोग। यानी कि अब योजना आयोग के बदले नीति आयोग का गठन हो गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्लियर? नीति का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कि जो भारत है, भारत के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि क्या है? नीति आयोग है, ठीक है। अब कब? 1 जनवरी 2015 से इस जो योजना आयोग था, योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। इसके जो पदाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। अब भारत के प्रधानमंत्री का मतलब क्या? तो उस समय, यानी कि कभी भी जब भी हम नीति आयोग की बात करेंगे तो नीति आयोग या फिर योजना आयोग, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री। इस तरह से अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो योजना आयोग बना था, योजना आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो हमारे भारत के सबसे पहले क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस तरह से अगर बात करेंगे कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो नाम क्या आएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि योजना आयोग के सबसे अंतिम, पहले तो हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अगर हम बात करेंगे योजना आयोग के सबसे अंतिम अध्यक्ष की, तो कौन आएंगे भाई? नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में 2015 ईस्वी में इस योजना आयोग का नाम बदल के और क्या रखा गया था? नीति आयोग रखा गया, ठीक है। और अगर बात करेंगे कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष, चूंकि इनके शासनकाल में योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग रखा गया था, तो पहले कौन होंगे? यही होंगे। यानी कि योजना आयोग के सबसे अंतिम नरेंद्र मोदी और नीति आयोग के सबसे पहले तो यही आएंगे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम बात करेंगे आर्थिक विकास की, हमने बात किया था अभी, आर्थिक विकास की बात हमने किया था। अब हम बात करेंगे मौद्रिक विकास की, मौद्रिक विकास, ठीक है। मौद्रिक विकास का मतलब क्या होता है? तो जो मुद्रा का जो विकास है, ठीक है, मुद्रा का विकास है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जिस तरह से आर्थिक विकास हमने किया था, क्योंकि आर्थिक विकास क्या था? आर्थिक विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, आर्थिक विकास कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी, वो सालों लग गए उसके विकास होने में, ठीक है। जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया थी उसमें हमने सालों लगाया। उसी तरह से जो मौद्रिक विकास है, मौद्रिक विकास में क्या होगा? एक दिन की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, वो भी क्या होगा? सालों के बाद हमने जो मुकाम हासिल किया वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे मौद्रिक विकास में। जब हमारे पास कुछ नहीं था, मुद्रा के रूप में हमारे पास कुछ नहीं था, तो उस समय हम लोग क्या करते थे? तो वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे, ठीक है। जब हमारे पास मुद्रा के रूप में कुछ नहीं था तो उस कंडीशन में हम क्या करते थे? वस्तु से वस्तु का लेन देन, वस्तु से वस्तु का लेन देन, यानी कि उस सिस्टम को हमने बोला था वस्तु विनिमय प्रणाली। क्लियर? जब हमारे पास कुछ नहीं था, यानी कि हम लोग उस लायक नहीं थे कि मुद्रा का प्रचलन शुरू कर सकें,
तो हमने क्या किया, उस समय हमने वस्तु से वस्तु का लेन देन किया, तो उसको हमने क्या बोला, हमने बोला वस्तु विनिमय प्रणाली। अभी भी हमारे गाँव में जो तरबूज वाला आता है या फिर वो आइसक्रीम वाला आता है, तो हमारे गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अनाज ले जाते हैं और तरबूज लेके आते हैं, या फिर अनाज लेके गए और आइसक्रीम लेकर के आए। तो उस सिस्टम को यहाँ भी हम अपने जीवन में यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम। ऐसा बात नहीं है कि हमारे पास आज मुद्रा नहीं है, आज भरपूर मुद्रा है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, हमारे गांव में किसी के पास नहीं होता है मुद्रा, तो वो क्या करता है, वो वस्तु से वस्तु का लेन देन करता है। ठीक है, तो जब हमारे पास कुछ नहीं था, यानी कि मुद्रा के तौर पे हम किसी चीज को नहीं रखे थे, तो उस समय क्या था, हमारे पास वस्तु था, यानी कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। ठीक है, चूंकि उस समय हमारी जनसंख्या भी बहुत कम थी और हमारी आवश्यकताएं भी बहुत कम थी। ठीक है, जनसंख्या भी कम था और आवश्यकताएं भी कम थी, तो हमने क्या किया, वस्तु से वस्तु का लेन देन किया। जैसे ही हमारी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है, जैसे ही क्या हुई, जनसंख्या बढ़ी, वैसे ही आवश्यकताएं बढ़ी। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकताएं बढ़ेगी, और जब आवश्यकता बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ तो परिवर्तन करना पड़ेगा। और सबको पता है कि परिवर्तन क्या है, संसार का नियम है, बदलाव संसार का नियम है, बदलाव होना है। तो उसी तरह से क्या हुआ, जब वस्तु से वस्तु का लेन देन हुआ था तो हमने उसको बोला था वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अब मुद्रा का प्रचलन हुआ। मुद्रा का क्या हुआ, प्रचलन हुआ। माना जाता है कि मतलब एंशिएंट समय में, मतलब कि जो हिस्टोरिकल समय है, उस समय जो जानवरों का चमड़ा है, जानवरों का चमड़ा, उसको शायद रखा गया था और मुद्रा के तौर पे। ठीक है, जो जानवरों का चमड़ा है, जानवरों के चमड़े को मुद्रा के तौर पर रखा गया था। ठीक है, पूरा कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन शायद ऐसा माना गया है कि उस समय जब मुद्रा का प्रचलन हुआ था तो सबसे पहले क्या हुआ था, जानवरों के चमड़े को मुद्रा के तौर पर रखा गया था। ठीक है, उसके बाद अब मान लीजिए कि उतना, अगर हमको कोई वस्तु खरीदना है तो उतना चमड़ा कौन लेके जाएगा भाई बाजार में, मार्केट में। ठीक है, तो आवश्यकता क्या हुई, और छोटे मुद्रा की। ठीक है, उतना बड़ा, मान लीजिए कि हमने आपको कह दे कि एक बेंच 1 रुपये का काम करेगा, तो हमने क्या बोला, अगर एक बेंच 1 रुपये का काम करता है, तो अगर आपको 1 रुपये या 10 रुपये कोई सामान खरीदना है तो आपको 10 बेंच लेके जाना पड़ेगा ना, 10 बेंच के लिए 10 रुपये के लिए। तो उन लोगों को क्या हुआ, आवश्यकता पड़ी कि नहीं, इससे भी छोटा कोई मुद्रा होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने सिक्कों का प्रचलन किया। सिक्के भारी लग रहे थे, अगर हमको 1000 रुपया 5000 10,000 कहीं लेके जाना होगा तो थोड़ा भारी होगा ना भाई, वजन उसका वेट ज़्यादा होगा। तो उसके मतलब तौर पे उन्होंने क्या किया, कागजी नोट शुरू किया। ठीक है, क्या हुआ, सिक्कों के मतलब सिक्कों में भी कुछ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था, तो अगर उसको एक स्थान से दूसरा स्थान ले जाना है तो भाई ज़्यादा वजन होगा उसका, तो वो वजन ज़्यादा हम लेके जा नहीं सकते हैं। ठीक है, लाने और ले जाने में कठिनाई होगी। तो क्या किया गया, जो कागजी मुद्रा है उसका प्रचलन हुआ। ठीक है, अब कागजी मुद्रा में भी कुछ प्रॉब्लम होंगे। ठीक है, अब अगर हमको ज़्यादा पैसा ले जाना है तो पूरा ज़्यादा पैसा ले जाना पड़ेगा, पूरा इतना ज़्यादा कागज। तो हमने क्या किया, कागजी मुद्रा के बदले में हमने चेक जारी किया, यानी कि बैंकिंग की व्यवस्था की, और चेक के माध्यम से अब हम लेन देन करने लगे। ठीक है, तो चेक से क्या होता है, चेक से अगर एक चेक हो तो उस पर हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो हमने क्या किया, प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन किया। प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो कि अभी भी प्रचलन में है, जो कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो क्या होता है, बैंक हमको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड देता है। ठीक है, तो आज हम किस मुद्रा पे चले आए हैं, हम आज प्लास्टिक मुद्रा पे चले आए हैं। ठीक है, कहाँ से, तो वस्तु विनिमय से हम पहुंचे हैं प्लास्टिक मुद्रा पे। हो सकता है कि मतलब और भी हम आगे जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास था। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय के बारे में, जीडीपी के बारे में। ठीक है, तो अगले क्लास के लिए रेडी रहिए आप लोग। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर अब आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।